Hello everyone, welcome to our channel The Kraken. सो होपफुली आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा एंड हमारा जो एक प्रयास है आप लोगों को थोड़ा एडिशन आपका प्रिपरेशन में करने के लिए थ्रू दिस सीरीज हो भी हमारा चल ही रहा है। ठीक है, सो आज मैं हूँ सुमंत, आपके लिए एक न्यू सेशन लेके आया हूँ। सो इट्स लाइक द मॉक प्रैक्टिस सीरीज। सो हमने ऑलरेडी कुछ केस स्टडी एंड कुछ एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप हमारे प्रीवियस सेशन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको बीएफएम के लिए आपको बीएफएम प्लेलिस्ट में जाना, एबीएम के लिए एबीएम। ठीक है, फिलहाल ही हमारा बीएफएम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपडेटेड हुआ है। ठीक है, सो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो इट्स लाइक so we are going to discuss some important MCQs in the module B session. Particularly in the module B session we are going to discuss these are the important questions. We talk about this. ठीक है, सो ये जो मॉड्यूल बी में जो क्वेश्चन है, आज के जो सेशन में हम जो क्वेश्चन करेंगे, ये पर्सनली अगर मैं अपना बात करूँ, आई लाइक इट। ठीक है, सो मेरे को मज़ा आ गया ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा एनालिसिस करने में। ठीक है, और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का अगर बात करें, आपके लिए जस्ट 30 सेकेंड का टाइम लेंगे आपका। ठीक है, जैसे कि आपको माइंड में ये होगा अभी हम मतलब जैसे अगर सीआई भी दे रहे हैं तो आपका कुछ तो टाइम हो गया है बैंक में, और बैंक में काम रहता है। ठीक है, सो जैसे कि मैं भी बैंक में काम करता हूँ, तो माइंड तो बैंक में जब काम करते हैं वी आर इन ए डायनामिक सिचुएशन, बहुत सारा टाइम आता है, ये मैनेज करो वो मैनेज करो। अभी तो आपको पता है कि बैंक में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो साथ में हमें ये एग्जाम को भी मतलब जल्दी से क्लियर कर लेना है। सो इसके लिए ना आपका जो है सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज मैं अपना बात बोलूँ तो मेरे को 2 सेशन मैंने डाल दिया था, और आज मेरे को एक सेशन बनाना था, तो फिर मैं सोचा कि आगे थोड़ा क्या करूँ, थोड़ा टाइम मिले तो मैं बना दूँ क्लासेस, पर मिला नहीं मेरे को। तो मेरे माइंड में ये था, तो आया, मैं इवनिंग में थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद सोचा कि आज नहीं बनाता हूँ, आता है माइंड में। ठीक है, सो बाद में रियलाइज हुआ नहीं, आज सोचा हूँ तो एटलीस्ट आज कुछ भी हो 10-15 जितना भी क्वेश्चन हो मैं बना लेता हूँ एक। और ये वाला जो क्वेश्चन पीडीएफ में देखा था तो मेरे को मजा आ गया था, क्योंकि मैं एक ओवरऑल ब्राइटली में थोड़ा एक बार देख लिया था पीडीएफ में कि हाँ ये वाला मेरे को कराना है। ठीक है, सो आप भी ना पहले सिलेबस को रेडी करके रखिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि आज मेरे को ये खत्म करना है, आज मेरे को वो खत्म करना है, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यू थिंग्स जानने को मिलेगा। और मैं अपना बात करूँ तो आप लोगों के लिए सेशन बनाने के लिए शायद मैं सीआईबी से ज़्यादा थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ। सो होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन दैट इज Which of the following documents does not contains zero risk? As we know, the module B, this module B relates with the risk, right? And this module B is very important. If we talk about the previous December exam, we have mostly the theoretical questions. So we can say that was easiest one with respect to other BFM exams for the CIB. So we can expect, but we should prepare for the worst. That means we should prepare for the unexpected questions as well, which is the normal trade for the BFM, right? So hopefully this session will boost your confidence. Okay, so before answering all those questions, just try to answer by yourself by pausing the video and then later on match your answer, right? Okay, so here's the one. Which of the following documents does not contains zero risk? That means ये यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है जिसमें कुछ ना कुछ मतलब लिटिल बिट कुछ ना कुछ आपको रिस्क है ही है। ठीक है, सो व्हिच डज नॉट हैव जीरो रिस्क? फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जैसे कि हमारा जो शेयर मार्केट है, आपने अभी देखे होंगे बहुत ज़्यादा अभी मतलब जो है था ना, शेयर मार्केट इज वेरी हाईली वोलेटाइल। ठीक है, सो ये जो वोलेटाइल मार्केट होता है इसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि आपको पता है अगर आप लोग शेयर मार्केट में अभी बैंकर लोग तो नॉर्मली इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, सो वोलेटाइल मार्केट मतलब अभी आप देखे होंगे कि मार्केट अभी लास्ट 2 to 3 डेज में सडनली बहुत ज़्यादा आपका जो है डाउन हो गया है। ठीक है, सो
फिर भी अगर कुछ कुछ आपका शेयर रहता है जिसमें हमें टीयूटी महंगा होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी लेता है, ठीक है, वो भी आपका सडनली 1 सेकंड के अंदर हाई उठेगा और 1 सेकंड के अंदर नीचे आ जाएगा। सो ये जो मार्केट करेक्शन हो रहा है ना, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है शेयर्स में। सो इसीलिए यहाँ पर जो है हमारा शेयर्स में तो जीरो रिस्क कभी नहीं है, मतलब यहाँ पर तो आपका रिस्क वेरी हाई है ही है, मतलब यहाँ पर आपका कभी जीरो, कोई भी कंडीशन में रिस्क जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये तो हो गया एक पॉइंट हमारा। सो नेक्स्ट कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। सो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक प्री डिफाइंड वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो यहाँ पर जो है रिस्क परसेंटेज हो भी सकता है कि जीरो रिस्क कभी कभी, क्योंकि यहाँ पर आपको तो कुछ ना मिलेगा, तो शेयर मार्केट में ऐसे भी हो सकता है कि आपका लॉस होने का भी चांस है, ठीक है। सो टर्म डिपॉजिट्स में ऑब्वियसली रिस्क तो वेरी कम है, मतलब है ही नहीं ये बोल सकते हैं, क्योंकि टर्म डिपॉजिट्स में आपका जो है प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड जो भी आपका थोड़ा अगर प्री मैच्योर क्लोज कर रहे हैं देन यू विल गेट सम इंटरेस्ट लेस। जैसे हम पब्लिक सेक्टर में हम क्या करते हैं, जो भी प्री मैच्योर क्लोज कर रहे हैं तो उनको 1% इंटरेस्ट जो है उसमें पेनल्टी मिलता है, ठीक है। पर प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है, आपको रिटर्न मिल रहा है। सो यहाँ पर आपका जीरो रिस्क इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी आपको जैसे रिटर्न मतलब कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। जैसे हमारा है गोल्ड बॉन्ड्स, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो है कस्टमर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स आपको तो पता ही होगा, जैसे कि यहाँ पर हमें 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, और उसके बाद भी जो भी मार्केट रेट होगा, देखिए गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है, जैसे आफ्टर 5 ईयर्स मैच्योरिटी उसके बाद आपको और 3 ईयर्स मिलता है, 8 ईयर्स, तो ये जो 3 ईयर्स पीरियड के अंदर कस्टमर को जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। जीरो रिस्क मतलब आपको मतलब व्हिच डज नॉट कंटेन जीरो रिस्क, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लिटिल बिट रिस्क होगा ही होगा। सो यहाँ पर देखिए कस्टमर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, जो भी उसका गोल्ड का रेट होगा, जो भी उस बॉन्ड का रेट होगा उसको मिलेगा ही। सो ये जो 3 केसेस में, और एक है नॉन ऑफ दिस, सो नॉन ऑफ दिस तो नहीं है, इन केसेस में कस्टमर को कुछ ना कुछ उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, मतलब एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। सो यहाँ पर जो है लॉस चांसेस मतलब इतना नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर जो है लॉस चांसेस हाई है, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंटेन जीरो रिस्क, सो कौन सा एक है पॉइंट जिसमें हमारा रिस्क जो है कंप्लीटली जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर। गॉट इट? सो likewise, you should analyze the questions, then only you can easily crack the BFM exam, believe me. Just try to analyze while just if you are reading today, if you are reading today's night, then just try to analyze the things during your working in the bank, ठीक है। सो मजा आ जाता है यार, मतलब डिफिकल्ट थिंग्स अगर है ही है, ठीक है, सब बोलते हैं BFM डिफिकल्ट है, अपना अप्रोच लगाइए, सो अपने तरीके से हम क्लियर करेंगे, सिंपल, राइट। सो चलिए ये वाला क्वेश्चंस आप लिख के लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट दिस। सो इसको जस्ट आप ट्राई करिए रीड करने के लिए। सी हियर वोलेटिलिटी मीन्स द फ्लक्चुएशन, वी कैन से द वोलेटिलिटी मीन्स द फ्लक्चुएशन, एंड इट्स लाइक रैंडम फ्लक्चुएशन। कभी आपका हाई मार्केट होता है, कभी आपका लो मार्केट होता है, ठीक है। अभी एक कुछ शेयर्स में देख रहा था, तो वहाँ पर क्या है ना, आपको एग्जांपल में एक दूंगा कि एक शेयर है आपका, फॉर एग्जांपल एक है, आप देख लीजिएगा अनमोल, ठीक है, जो लोग यूज कर रहे हैं, वहाँ पर लास्ट 2 to 3 में क्या है ना, सडनली में देखा 1 सेकंड के अंदर मार्केट इतना हाई ऊपर गया और मार्केट इतना हाई सडनली 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, जैसे कि उसका रेट था आपका 149, ठीक है, विद इन 1 सेकंड ये मार्केट रेट चला गया 164 और सडनली आ गया 148 में, गॉट इट। सो देख सकते हैं यहाँ पर जो है दिस इज व्हाट वी कॉल द वोलेटिलिटी, ठीक है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन आंसर फर्स्ट, ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। Okay, very easy one. So let me solve this first. Okay, see here what's given here, like daily volatility. So we got the daily volatility. और एक मेरा वीडियो था प्रीवियसली देख लीजिएगा BFM में, जिसमें वोलेटिलिटी रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स किया गया है, ठीक है। सो डेली यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा जानने को मिल जाएगा। सो डेली वोलेटिलिटी कितना दिया है, 2.5 पॉइंट, ये जो है परसेंटेज में आपको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। सो पूछा गया है व्हाट इज द फोर्थ नाइटली वोलेटिलिटी, जो फोर्थ नाइटली पूछा गया है, ठीक है। आपको एनुअल पूछ सकता है, आपको हाफ ईयरली पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, पर यहाँ पर पूछा है फोर्थ नाइटली का मतलब आपको पहले पता चलना चाहिए, दैट इज 14 डेज, दैट मीन्स 2 वीक, और एनुअल में आपको पता है 365 और हाफ ईयरली पता है 180,
ठीक है। सो लाइकवाइज यू कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द फोर्टनाइटली वॉलेटिलिटी। सो हमारा जो है फॉर्मूला क्या है, सो फॉर्मूला इज हियर दैट इज जो हमारा कैलकुलेट देगा करने के लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे कि हमें पूछा है एनुअल और यहाँ पर पूछा है आपको मैं फोर्टनाइटली यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर एनुअल नहीं, ठीक है। सो फोर्टनाइटली वोलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो जितना भी आपका दिया है फोर्टनाइटली मतलब क्या, नंबर ऑफ डेज, सो इन नंबर ऑफ डेज का रूट ओवर मल्टीप्लाई विथ, अच्छा से सो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, आपको इजीली हो जाएगा। सो यहाँ पर हम रूट ओवर लेंगे किसका, नंबर ऑफ डेज का, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो भी आपका दिया होगा डेली वोलेटिलिटी के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या दिया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूछा गया है यहाँ पर दैट इज नंबर ऑफ डेज कितना है, फोर्टनाइटली मतलब डेज कितना हो गया हमारा, इट्स लाइक 14 डेज। सो रूट ओवर किसका होगा, नंबर ऑफ डेज मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया, फोर्टनाइटली मतलब नंबर ऑफ डेज इन द फोर्टनाइटली दैट इज 14 डेज। नंबर ऑफ डेज अगर एनुअल पूछा गया है देन इट्स लाइक 365 डेज। सो यहाँ पर हमारा पूछा गया है फोर्टनाइटली, दैट मीन्स हमारा नंबर ऑफ डेज होगा 14 का रूट ओवर एंड ये इसको जो डेली वैल्यू है परसेंटेज को छोड़ दीजिएगा, जो वैल्यू दी है दैट इज 2.5, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.5, सो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपका आंसर कैसे आता है, एक सेकंड। सो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा जो कैलकुलेटर में मैं आपको बोल रहा हूँ हमारा क्या था, रूट ओवर ऑफ 14 था, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये रहा 14, आपको यहाँ पर रूट ओवर निकालना है, 3.74 आ गया, गॉट इट। यहाँ पर देखिए 3.74 आ गया और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, क्या कर लेना है 2.5 और इसको इक्वल मारिए, आपका कितना आ जाएगा 9.35 अप्रोक्सीमेटली। सो जो भी आपका 9 है दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो ऐसे ही आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए 9.35 आया था, सो अप्रोक्सीमेट जो नियर बाय है आंसर है उसी को हम इसको फाइनल आंसर के हिसाब से कैलकुलेट ले लेंगे। सो यहाँ पर देखिए 9.675 है, सो यही वाला हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो होपफुली ये जो फार्मूला है इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला फार्मूला से आप इजीली कैलकुलेट करिएगा। अगर पकड़ लीजिए हमारा पूछा गया होता एनुअल, इफ द क्वेश्चन इज लाइक एनुअल वोलेटिलिटी कैलकुलेट करिए, देखिए एनुअल में हमारा नंबर ऑफ डेज कितना है 365, ठीक है। सो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डेज हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सो नंबर ऑफ डेज हमारा कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 365 मल्टीप्लाई विथ डेली वोलेटिलिटी कितना है हमारा 2.5, ठीक है। सो इसको आप करिएगा तो इसका जो सॉल्व करिएगा इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर एनुअल वोलेटिलिटी, ठीक है। हाफ ईयरली के केस में नंबर ऑफ डेज बस डिफरेंट होगा, बस सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज रूट ओवर ऑफ नंबर ऑफ डेज इनटू डेली वोलेटिलिटी, गॉट इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको मार्क करके गया था और मेरे एग्जाम में आया था और मैक्सिमम टाइम आपको ये वाला क्वेश्चन मिलता ही है। वेरी इजी क्वेश्चन से यू कैन इजीली गेट समथिंग 2 मार्क्स, राइट। सो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई टोल यू ना, मेरे को ना स्पेशली ये वाला क्वेश्चन जो है आज का मेरे को मज़ा आ जाता है। मेरे को मतलब जैसे कि रिस्क जो है इसको एनालिसिस करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बैंकिंग रिलेटेड वेरी जो है प्रैक्टिकली रिलेटेड है, ठीक है। सो होपफुली आपको भी अच्छा लग रहा होगा। सो एंड सजेस्ट करिए कि हमें आपके लिए कौन सा सेशन लाना है। मैं भी थोड़ा ब्रांच में सोचते रहता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सोचिए एंड सजेस्ट करिए सो दैट यू नो कंटेंट आने में थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। सो चलिए आज के और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है रिस्क कैन बी मिटिगेटेड, रिस्क कैन बी मिटिगेटेड थ्रू व्हिच वन, दीज आर द प्रोसेसेस। सो यहाँ पर आप लोग सब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या क्या प्रोसेसेस है। सो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो स्प्रेड। सो यहाँ पर जस्ट ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ, वेरी जीवन है पर इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। जो क्रिस्टलाइजेशन है इसका मतलब क्या है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मली जब हमारा कोई भी फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी रहता है ऑफ द एक्सपोर्टर, फॉर एग्जांपल ये है आपका एक एक्सपोर्टर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा है हमारा इंपोर्टर जो इंडिया में, तो यहाँ पर भी कोई भी फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है इसके रिलेटेड
जो भी है लायबिलिटी है ऑफ द एक्सपोर्टर, जो कन्वर्सन जो है इसको जब कन्वर्ट किया जाएगा फॉरेन करेंसी को इनटू इंडियन करेंसी लायबिलिटी, इसको किया जाता है आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट बिल। ठीक है, सो नॉर्मली हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन होता है इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू ए ट्रिगर्ड कैपिटल। सो इसमें जो होता है नॉर्मली जो ट्रांसफर होता है हमारा जो एक्सचेंज रिस्क, इसमें जो एक्सचेंज रिस्क जो क्या रिलेटेड रहता है, देखिए यहाँ पर एक कन्वर्ट होता है फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन रिस्क। सो ये क्या होता है आपका एक्सचेंज होता है। सो ये आ गया हमारा फॉरेक्स में। सो जो इसमें आपका है एक्सचेंज रिस्क है, ये नॉर्मली यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर कोई अगर रिस्क इन्वॉल्व है उसको क्या इस प्रोसेस में मतलब ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज करके हमारा जो है रिस्क को ट्रांसफर ये आपका इंपोर्टर के ऊपर नहीं आने के लिए हमारा जो है ये एक्सपोर्टर के ऊपर ही रहे, उसका टेंशन रहे। सो दैट इसको क्या कहते हैं ना, इसी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज करके जो है ये ये एक्सचेंज रिस्क को आपका एक्सपोर्ट के पास ट्रांसफर किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए आपका रिस्क जो है ना मिटिगेट नहीं हो रहा है, बस आपका मतलब यहाँ पर जो इंपोर्टर है उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए। सो इसीलिए ये वाला जो रिस्क है क्रिस्टलाइजेशन यूज करके हम इसके ऊपर डाल देते हैं एक्सपोर्टर के ऊपर। ठीक है, सो ये आपका मिटिगेट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका मिटिगेट करने के लिए, पर यहाँ पर आपका क्रिस्टलाइजेशन का यूज करके हमारा जो रिस्क है बस ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीटली आपका न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पर है ये तो नहीं होगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिटिगेट पूछा गया है। सो डाइवर्सिफिकेशन, सो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम थोड़ा और आपको क्वेश्चन मतलब हमारा जो एनालिसिस है वो कुछ और व्यू में होना चाहिए। जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, जो ऑप्शन नंबर बी एंड सी को देखिए, दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन एंड नेक्स्ट वन इज पोर्टफोलियो स्प्रेड। डाइवर्सिफिकेशन मतलब जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जैसे रहता है इक्विटी, ठीक है, और जब भी हम डाइवर्सिफाइड हमारा पोर्टफोलियो करना चाहिए, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली हम अगर एग्जांपल देना चाहें तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी आप पोर्टफोलियो स्प्रेड और डाइवर्सिफिकेशन समहाउ इंटर रिलेटेड। ठीक है, आपका मीनिंग डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका जो पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड, नॉट कि आपका जैसे अभी मार्केट देखें, अगर मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में बताता हूँ सो दैट आपका इजीली आपको इसको रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ, आपका एक है हमारा बैंकिंग सेक्टर है पीएसबी सेक्टर, ठीक है, और एक है हमारा जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर जाता है, बैंकिंग सेक्टर डाउन हो जाता है। अभी फिलहाल ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रॉफिट हुआ है, फिर भी इतना उनका अप नहीं हो रहा है, पर अभी बैंकिंग सेक्टर ऊपर उठ रहा है, फिर भी थोड़ा सा नीचे हो रहा है। सो ये हुआ है। अगर आप ओनली बैंक में सब इन्वेस्ट कर देंगे, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है या जितने भी बैंक है उसमें आप अपना शेयर को इन्वेस्ट कर देंगे, तो जब आपका यहाँ पर आपका ये डाउन जाएगा देन आपका लॉस हो जाएगा। पर उस टाइम इसको बैलेंस करने के लिए आपने अगर दूसरे आपका जो पोर्टफोलियो में और कोई दूसरे सेक्टर को डाइवर्सिफाई किए होंगे, जैसे कि इसमें किए हैं आपका जो है फार्मासिस्ट, उसमें आप किए हैं, देन यहाँ पर आपका जो है लॉस, यहाँ पर आपका 10 का लॉस हुआ तो यहाँ पर आपका दोनों में आपको 12 का प्रॉफिट हुआ, तो आपका जो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। देखिए हमका लॉस जो है ना इतना नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर दिस डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो स्प्रेड विल मेक योर पोर्टफोलियो और योर इन्वेस्टमेंट लाइक बैलेंस्ड वन। ठीक है, सो इसमें हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को अगर यहाँ पर देखिए ये डाउन हो गया बैंक वाला शेयर, तो हमारा यहाँ पर रिस्क हाई है कि मेरे को लॉस मिलेगा ही मिलेगा। पर मैं अगर अपना शेयर को डाइवर्सिफाई किया होगा, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो को स्प्रेड किया होगा डिफरेंट सेक्शंस में, देन वहाँ पर क्या होगा ना, मेरा जो यहाँ पर रिस्क है, क्योंकि मेरा कंप्लीटली तो लॉस नहीं होगा, मेरे को प्रॉफिट देखिए 2% हो रहा है, दैट मीन्स मैं अपना जो रिस्क रिलेटेड टू दिस बैंक जो स्टॉक्स है मेरा मिटिगेट हो ही गया ना ऑब्वियसली। ठीक है, सो होपफुली यू गॉट द पॉइंट। बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द रिस्क अराइजेस ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। सो दीज आर द रिस्क्स। सो यहाँ पर आपको पहले जान लेना है कि व्हाट डू मीन बाय द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको मैं क्रिस्टलाइजेशन अभी बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन मतलब आपका क्या है, जैसे कि बस रिस्क को आपका एक से दूसरे के पास ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, सो ये जो है द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। हाँ, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब जैसे कि कोई भी जो अपकमिंग इशू है
उसके रिलेटेड अगर कोई भी कंपनी को कोई भी लॉस हो रहा है कोई भी अपकमिंग इवेंट के लिए, ठीक है, सॉरी, कोई भी अपकमिंग इवेंट्स के लिए अगर एनी कंपनी बियर्स एनी लॉस, ठीक है, अपकमिंग इवेंट के लिए अगर कोई भी कंपनी को कोई भी लॉस हो रहा है, देखिए लॉस मतलब क्या है, यहाँ पर ये होता है ना हमारा एक्सपेंस पार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो उसी को हम बोलते हैं दैट विल बी आवर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी के ऊपर क्या है ना आपका लॉस, मतलब कोई भी केस हो रहा है, ठीक है, कोई भी सूट फाइल हुआ है, तो वहाँ पर क्या है, अगर वहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आप शेयर मार्केट में है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ रिलायंस, ठीक है, रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप, और उसके साथ आपका किसका इशू है, आपका अमेजन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उनका सूट चल रहा है कि रिलायंस आपका जो फ्यूचर ग्रुप के साथ जो टाइप कर रहा है, तो अमेजन बोल रहा है कि ये आपका लायबल नहीं, मतलब वायबल नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर ये वाला इशू चल रहा है। तो ये जो है देखिए जो केस है, तो सूट फाइल तो हुआ है, अभी कोर्ट में केस है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो है मार्केट जिस दिन देखिएगा हियरिंग है, जिस दिन हियरिंग है वहाँ पर आपका जो फ्यूचर के शेयर आपका डाउन हो जाता है, और यहाँ पर भी डाउन हो जाता है अगर हियरिंग आपका नेगेटिव में है। अगर हियरिंग आपका रिलायंस एंड फ्यूचर के फेवर में है, अगर हियरिंग आपका अमेजन के फेवर में है, देन आपका मार्केट डाउन हो जाता है। अगर इनका फेवर में है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये जो है उनका हियरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जब पॉजिटिव होता है तो इन दोनों का वैल्यू ऊपर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट ये ले लेते हैं कि स्वीट जो है इनके अगेंस्ट में, आपका रिलायंस एंड फ्यूचर के अगेंस्ट में चला गया, तो यहाँ पर क्या है आपका रिलायंस इंडस्ट्री को ह्यूज लॉस होगा, क्योंकि उस दिन उनका शेयर मार्केट भी डाउन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लॉस है ये उनको कहीं ना कहीं तो ऐड करना होगा ना, दैट इज द अनएक्सपेक्टेड वन, मतलब एक्सपेक्टेड है, इट्स लाइक कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका डिपेंडेंट कहाँ पर हो रहा है, फ्यूचर इवेंट के ऊपर। याद रखिएगा अपकमिंग या फ्यूचर इवेंट यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है, फ्यूचर और अपकमिंग इवेंट। सो यहाँ पर जो है देखिए पॉइंट दैट इज यहाँ पर जो रिलायंस क्या है ना, इसको इसके लिए ये जो इशू है, जो लॉ सूट चल रहा है, इसका जो फ्यूचर अपकमिंग हियरिंग है, इसके रिलेटेड जो भी उसका होगा, जो भी लॉसेस होगा, जो भी होगा, दैट विल बी काउंटेड एज द, that's already counted as the contingent liabilities for the Reliance and future, right? So hopefully you got it. Main important thing is contingent liabilities are due to the future events, so whatever that will be affected due to the future events or upcoming events like lawsuits, anything like that, that will be called as contingent liabilities. Got it? So these are the expenses for the company. So any liabilities, you know, or any loss, that will be expenses, that will be converted, that will be included in the expenses part of the balance sheet, right? Hopefully got the answer. सो नेक्स्ट वन यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। तो ये जो रिस्क अराइज होता है ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन ऑब्वियसली इसके रिलेटेड जो लॉस है, थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा हम इसको आगे आगे ले लेते हैं, सो ट्रांसफर कर लेते हैं इसके रिलेटेड रिस्क, सो दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी। सो द रिस्क अराइजेस ड्यू टू दिस इज नोन एज कॉल रिस्क। गॉट इट? So the risk arises due to the crystallization contingent liability, that is known as call risk. So यहाँ पर जो मेन और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पर है हमारा दैट इज फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, गैप एंड मिसमैच रिस्क। ये सब आंसर आपको भी थोड़ा जानने का जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी तो क्वेश्चन आ ही सकता है, ऐसा नहीं कि आपको यही वाला पर्टिकुलर पॉइंट पूछेगा, ठीक है। और जैसे कि हमने बोले थे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया कंसेप्ट हम आपको एक साथ बोल देंगे, ठीक है। सो चलिए इसको भी थोड़ा जान लेते हैं कि फंडिंग रिस्क का आपको बस मैं ब्राइटली आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। फंडिंग रिस्क मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लो हो जाएगा फंड, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड, आउटफ्लो हो जाएगा मतलब हमारा जो फंड है, अब हमारा ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड हो जाएगा आउटसाइड में, मतलब हमारा कैलकुलेट नहीं होगा, हम इसको कैलकुलेट नहीं किए होंगे, अनएक्सपेक्टेड वन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ठीक है। अगर अनएक्सपेक्टेड हमारा आउटफ्लो ऑफ फंड हो रहा है, देन इस केस में जो भी रिस्क अराइज होगा दैट इज फंडिंग रिस्क। देन टाइम रिस्क क्या है, ठीक है। टाइम रिस्क मतलब एक हमारा जैसे कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है डील्स, उस केस में एक टाइम लाइन फिक्स होता है, ठीक है। जो ये जो है एक हमारा इंपोर्टर है और ये जो है एक हमारा एक्सपोर्टर है, एक्स एंड इम्प, ठीक है। सो यहाँ पर एक है ना टाइम लाइन फिक्स होता है, ये टाइम के अंदर आपका डिलीवरी हो जाना चाहिए। पर अगर आपने इस टाइम के अंदर बाई चांस कोई भी सिचुएशन के लिए आपका अगर ये टाइम लाइन के अंदर आपका डिलीवरी नहीं हो पाएगा, देन दैट विल बी अफेक्ट द कंप्लीट डील, ठीक है। सो दिस इज द रिस्क
related to the non-delivery or not delivery as per the expectation. So this is known as, or within the particular time period is known as time risk, नॉन रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज। ठीक है, सो पर्टिकुलर टाइम में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला टाइम में हो जाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमारा सब कुछ एक के बाद लाइन अप होके रहता है। ठीक है, सो इस केस में अगर नहीं हो पाता है देन इन दैट केस जो होता है टाइमली रिलेटेड के साथ हमारा अगर नहीं डिलीवरी हो पाएगा देन दैट विल नोन एज टाइम रिस्क। गॉट इट? ओके, देन गैप एंड मिसमैच रिस्क। जैसे कि हमारा जो गैप एंड मिसमैच मतलब जैसे कि हमारा बैलेंस शीट को पकड़ लीजिए। बैलेंस शीट का सिंपल फंडा है, आपका कंपनी एवरीथिंग विल बी फाइन जब आपका एसेट साइड एंड आपका जो है लायबिलिटी साइड ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो डिफरेंस है दैट शुड बी जीरो। ठीक है, देन आपका सब कुछ फाइन चल रहा है। पर यहाँ पर आपका गैप एंड मिसमैच का देखिए, अगर आपका लायबिलिटी हाई हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स योर कंपनी इज कम्प्लीटली इन रिस्क। अगर आपका एसेट हाई हो रहा है देन इट्स ओके। ठीक है, पर अगर मिसमैच तब ज़्यादा अफेक्ट करेगा जब आपका लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू द लेस इन एसेट साइड। ठीक है, सो दैट्स नोन एज द गैप। द गैप इज वेरी हाई। In case of liability will be increased, asset will be decreased, then in that case the gap between liability and asset will be very high, right? So this is known as the risk related to this type of condition is known as gap or mismatch risk. Got it? So next one is basic risk. सो बेसिक रिस्क मतलब जैसे कि हमारा बैंक को अगर कंसिडर कर लेते हैं, सो हम सब बैंकर ही हैं, सो होपफुली हम बहुत अच्छे से इसको आंसर कर सकते हैं। सो एसेट है और हमारा लायबिलिटी है। सो हमारे लिए एसेट क्या है, वो यार हमारे जो जितने भी एडवांसेस है पकड़ लीजिए हमारे लोन्स है, और लायबिलिटी कितना है, जितना हमारा डिपॉजिट्स है। ठीक है, सो यहाँ पर भी इसको भी हम मिसप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है इसका हम पकड़ लेते हैं, डिपॉजिट का हम 8% दे रहे हैं और लोन के लिए हम 7% ला रहे हैं। तो हम देखिए 7% कस्टमर से इंटरेस्ट ला रहे हैं, पर हमारा जो बैंक में मेन बिजनेस क्या इंटरेस्ट में से आता है ना, जो रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 7 है, हम इनफ्लो हमारे पास आ रहा है 7 और हमारा आउटफ्लो हो रहा है 8। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है ना, सो इसके लिए तो हमारा जो रेवेन्यू है ये तो अफेक्टेड हो रहा है, दैट विल बी गेटिंग लेस। ठीक है, सो इन दैट केस आप सिंपली याद रखिए कि यहाँ पर जो है बेसिक डिफरेंस जो होता है ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द एसेट लायबिलिटीज, सो दिस इज नोन एज बेसिक रिस्क। ठीक है, सो यहाँ पर नॉर्मली यही नहीं होना चाहिए फॉर द कंपनी, फॉर आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल जो होता है जितना हमारे डिपॉजिट से हम कस्टमर को देते हैं इंटरेस्ट, उससे थोड़ा हमारा ज़्यादा होगा इनकम फ्रॉम द लोन्स, देन ओनली हमारा जो है रेवेन्यू विल बी इंक्रीज। ठीक है, so hopefully you got some basic idea regarding the types of risk in this question. so next वाला क्वेश्चन देखिए। so आप मेरे को एक बात बताइएगा, those who are watching, should I continue like this explaining some concept while taking the mocks, or should I only make the MCQ and just tell you this is the answer and just go on, right? Just suggest me, but my personal approach is we should analyze the complete courses so that our main aim is to boost our confidence, right? We know all the concepts, we all are working in banks, so we are dealing with different portfolios, different types of departments, and we are acquainted with all those things. Definitely we all in our banks we are having the circulars every day with respect to forex, with respect to deposits, with respect to advances, and we are all aware of all those things. Only thing is that due to the lack of time we are unable to concentrate. So hopefully आपको ये अच्छा लग रहा होगा एंड आप अपना पार्ट कर रहे होंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। So in a floating interest scenario, bank may price their assets and liabilities based on different benchmarks, pick up the odd one. सो जो हमारा अभी फ्लोटिंग इंटरेस्ट पोर्टफोलियो मतलब जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट सिनेरियो है, ऑब्वियसली अभी जो है हमारा जो रेपो बेस्ड हो गया है। जितना भी हमारा अभी हम एडवांस में लोन मतलब लोन में हम जितना इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं वो भी अभी रेपो बेस्ड हो गया है, और ये कम्प्लीटली फ्लोटिंग है, क्योंकि जैसे कि रेपो रेट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होता रहता है क्वार्टरली, और इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है इंटरेस्ट रेट चेंज ही होता रहता है। ठीक है, सो ये अभी हमारा जितना भी है दैट इज फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट। गॉट इट? सो बैंक में प्राइस देयर एसेट्स,
ऑब्वियसली जो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट है अकॉर्डिंगली हम बैंक जो है अपना जो एसेट साइड है दैट मीन जितना लोन्स है उसको भी अकॉर्डिंगली प्राइस करता है, और लाइबिलिटी साइड से डिपॉजिट्स अकॉर्डिंगली वो इसको मैनेज करता है, सो दैट उनका जो एसेट एंड लाइबिलिटी का जो गैप है, जो भी उनका नेट इंटरेस्ट इनकम उनको होना चाहिए, ठीक है, जो है मेन एम है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट बेंचमार्क्स पिक अप द ऑड वन। सो यहाँ पर कौन से बेंचमार्क को बेसिस में होता है, पर किस कौन सा वाला जो है हमें आंसर ये वाला सोचना है, ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा वाला बेंचमार्क इज नॉट इंक्लूडेड टू कैलकुलेट ऑल दिस और प्राइसिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। सो इन केस ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, सो ट्रेजरी बिल्स इज फिक्स डिपॉजिट रेट्स, कॉल मनी रेट्स, फॉरवर्ड रेट्स एंड मिबोर। देखिए यहाँ पर जितना भी है कहीं ना कहीं हमारा जो है कैलकुलेशन प्राइसिंग के केस में रिलेटेड है, पर यहाँ पर देखिए मिबोर ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो मिबोर का अगर फुल फॉर्म आप देखिए क्या है आपका, इसका है मुंबई मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। सो इसका आपको फुल फॉर्म अगर पता चल गया है देन यू कैन इजीली नो कि मिबोर क्या है। देखिए इंटर बैंक, जब भी कोई भी बैंक को, ये हमारा एक बैंक है पकड़ लीजिए, एक बैंक है बी और ये हमारा एक बैंक है एस। फॉर एग्जांपल एस को कोई कुछ ज़रूरत पड़ा, उनका कोई शॉर्ट कमिंग हो गया, तो वो क्या करेगा ना, आपको शॉर्ट पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म लोन क्या होगा ना दूसरे बैंक से ले आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये एक इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है उनका, ठीक है। सो यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज होता है फॉर दिस शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। सो ये जो है इंटर बैंक इसको किया जाता है। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि नॉर्मली इट्स लाइक टू रिलेटेड टू द इंटर बैंक, और यहाँ पर देखिए एसेट एंड क्वेश्चन क्या पूछा है, एसेट एंड लायबिलिटी। सो यहाँ पर तो एसेट एंड लायबिलिटी से वाला नहीं हो रहा है ना, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स वी कैन से, एसेट मतलब क्या है जो भी हम लोन कस्टमर्स को दे रहे हैं, लायबिलिटी क्या है जो भी हम कस्टमर से डिपॉजिट ला रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगर बी को पकड़े तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन लाया है, पर यहाँ पर जो दूसरे बैंक से लाया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट जो होता है ना हमारा अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है, अदर समहाउ फिक्स्ड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके लिए बी के लिए जो यहाँ से शॉर्ट टर्म लोन लाया है, ये भी एक टाइप का उनका लायबिलिटी है, क्योंकि ये तो उसको रिटर्न बैक भी करना होगा ना, गॉट इट। सो जो हमें रिटर्न बैक करना होगा वो हमारा लायबिलिटी है, ठीक है, जिससे हमें कुछ कैश मिल जाएगा, जिससे कुछ हमें इनकम मिल जाएगा, वो हमारा एसेट है, सिंपल थिंग। सो यहाँ पर जो है मिबोर ये वाला आपका ऑड वन है। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, yield curve risk is arises with respect to different maturity sectors, ठीक है, is a type of death risk। ये liquidity, interest rate, basic risk and market risk and default or credit risk। so credit risk obviously आपका क्रेडिट डिफॉल्ट या कस्टमर अगर इनकेपेबल हो गया पेमेंट करने के लिए, या वो फुल डिफॉल्टर के केस में हमारा हो जाता है क्रेडिट रिस्क। मार्केट एनी टाइप्स ऑफ मार्केट फैक्टर के लिए आपका अगर होता है तो दैट विल बी मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट एनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंस हो जाता है, सो विथ रेस्पेक्ट टू दैट विल बी नोन एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, अगर आपका कैश आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों मैच नहीं हो रहा है देन दैट विल बी समहाउ द लिक्विडिटी विल बी अफेक्टेड, ठीक है। सो इट्स liquidity risk। so हमारा जो बचा है that is the basic risk, that is known as basis risk, that is yield curve risk is arises with respect to different maturity sectors। so with respect to some maturity conditions the yield curve risk will be arised, right। so in that case this is a type of basis risk, ठीक है। so option number C is the correct answer। so next वाला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है यार, it's 2:30। so it's 2:30 AM, ठीक है। सो चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं। सो आप लोगों के लिए भी ऐसा मोटिवेशन है कि देखिए हम लोग भी अगर कर पा रहे हैं आपके लिए देन आपको भी थोड़ा तो एफर्ट डालना है ना, ठीक है, और हो जाएगा यार। चलो, रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर क्रेडिट, रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर क्रेडिट ऑफ ए बैंक इज बेसिकली ए 5 स्टेज प्रोसेस, ठीक है। जो भी हमारा है RWA फॉर क्रेडिट ऑफ ए बैंक, ये जो है एक 5 स्टेज प्रोसेस है। कितना है आपका 5 स्टेज प्रोसेस है। विच वन इज द थर्ड स्टेज से देखिए यहाँ पर जो है कुछ है डिटरमाइनिंग, आपको मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर जो है स्टेज है 5 स्टेज है ABCDE। सो यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ADBCE मतलब पता चल गया होगा। ए जो है मतलब क्या है आपका, दिस इज आपका फर्स्ट स्टेज है, और ये आपका क्या है डी क्या है आपका सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज मतलब बी है,
सो दिस इज थर्ड स्टेज, सी है आपका फोर्थ स्टेज एंड ई है आपका 5 स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज देख लेते हैं जो रिस्क वेटेड एसेट के लिए डिटरमाइनिंग द एडजस्टेड एक्सपोजर। सो जो भी एक्सपोजर है उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। सो सेकंड स्टेज है डिटरमाइनिंग द अलाउएबल रिडक्शन, तो जितना भी हम रिडक्शन होगा दैट इज अलाउड, सो उसको हम डिटरमाइन करेंगे। थर्ड स्टेज है डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबल रिस्क वेट, सो जितना भी हमारा रिस्क वेटेज है उसको एप्लीकेबल, जितना भी एप्लीकेबल रिस्क वेटेज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा थर्ड स्टेज। सो उसके बाद हमारा जो है फोर्थ स्टेप जो फॉलोड होता है डिटरमाइनिंग द RW फॉर द एक्सपोजर। सो एक्सपोजर के लिए हमारा रिस्क वेट एसेट कितना है वो हम फोर्थ स्टेज में करेंगे। और फिफ्थ में है कंसोलिडेशन ऑफ RWA एक्सपोजर्स। सो जितना भी हमारा एक्सपोजर है सबका हम जो है कंप्लीटली मिला के इसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ओवरऑल हमारा जो है रिस्क वेट एसेट्स कितना आया है। ठीक है, सो ये है देखिए आपका है ये वाला जो है सीक्वेंस ADBCE। ठीक है, सो इसमें से जो पूछा गया है व्हिच वन इज द थर्ड स्टेज, ऑब्वियसली डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबल रिस्क वेट, ये है हमारा थर्ड स्टेज, ऑप्शन नंबर बी। और आपका जो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला सीक्वेंस को याद रखना है। ठीक है, सो होपफुली गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एंड आज ना इस वाला सेशन का कमेंट में जितने भी लोग देखिए, ठीक है, शेयर करिएगा इस सेशन को, सो दैट जितने भी पेपर दे रहे हैं वैल्यू थोड़ा आ जाए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये वाला सेशन पर्टिकुलरली कैसे लगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से जल्दी से खत्म करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ए पोर्टफोलियो, मार्केट वैल्यू ऑफ ए पोर्टफोलियो वेरीज with stress testing techniques. Stress testing covers many different techniques. Find out which one specifies the shocks that might plausibly affect a number of market risk factors simultaneously if an extreme but possible event occurs. ठीक है, देखिए अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ए पोर्टफोलियो वेरीज विद स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक्स। जो हमारा पोर्टफोलियो है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो वैरी करता रहता है, और वो क्या है ना बहुत ज़्यादा है। देखिए स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये स्ट्रेस टेस्टिंग क्या कवर करता है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को इंक्लूड करता है। तो इसमें से हमें ये जानना है कि specifies the shocks that might plausibly affect a number of market risk factors. So ये जो है market factors different आपका market factors है, कोई shocks है मतलब ऐसे कोई sudden इंसिडेंट हो जाएगा जो कि पूरे मार्केट रिस्क फैक्टर को अफेक्ट कर लेगा। और इन केस ऑफ एक्सट्रीम में जो है अगर कुछ एक्सट्रीम इवेंट होगा, मतलब देखिए एक्सट्रीम इवेंट कब है, जब आपका 2008 में फुल्ली मार्केट क्रैश किया था, सो दैट्स लाइक एक्सट्रीम केस। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका एक्सट्रीम केस कॉज कर सकता है। सो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा वाला है, विच वन इज फाइंड आउट विच वन स्पेसिफाइज। सो इसमें से कौन सा वाला है एक टेक्निक्स है जो कि इसके लिए यूज होता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट, सिनेरियो एनालिसिस, मैक्सिमम लॉस, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। सो यहाँ पर हम जो है इसका जो एक्सट्रीम कितना हमारा हो सकता है उसको कैलकुलेट करने के लिए दिस वैल्यू थ्योरी इज यूज। मैक्सिमम लॉस जो भी हमारा अनसर्टन सिचुएशन उसके रिलेटेड अगर कुछ हमारा जब अनसर्टनिटी होता है देन उसके हमारा जो है लॉस। आप अगर स्टॉक मार्केट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ना एक एसएल होता है, दैट इज स्टॉप लॉस। सो यहाँ पर हम अपना लॉस को क्या करते हैं, प्री डिफाइन कर देते हैं कि अगर मेरे को 3 रुपये का मैं 100 रुपये में खरीदा हूँ और मैं टारगेट कर रहा हूँ 105 के लिए, पर बाई चांस अगर अनसर्टेनिटी के लिए आपका सिचुएशन मार्केट डाउन हो गया और मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लिया हूँ 3 रुपये में, दैट मीन्स 97 में आएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं अपना जो है लॉस को प्री डिफाइन कर दिया हूँ, अपना लॉस को फिक्स कर दिया हूँ। सो इसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। सो है कि मेरा यहाँ पर लॉस कितना है 3 रुपये, और जिसको मेरे को पता था। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो मार्केट जितना नीचे जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो हम अपना लॉस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट। सो अपना ये जो है मार्केट के रिलेटेड ये कितना सेंसिटिविटी है अकॉर्डिंगली। सो जो देखिए इंपॉर्टेंट है ये है कि सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस मतलब जो डिफरेंट सिनेरियो होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ एक सिचुएशन। सो जो कोई भी आपका एक मार्केट है, कंपनी है, अपना जो एनालिसिस कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, जैसे कि वो अपना प्राइसिंग फिक्स करेंगे वो एक कंपनी। सो उसके रिलेटेड वो क्या करेंगे, आपका देखेंगे कि आपका इन्फ्लेशन क्या है। एक सिचुएशन एक सिनेरियो ले लेंगे कि लो इन्फ्लेशन में क्या होगा, और एक सिचुएशन ले लेंगे आपका हाई इन्फ्लेशन में क्या होगा। सो डिफरेंट सिनेरियो लेके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि अगर देखिए यहाँ पर भी आप पकड़िए, मैं 100 रुपये में खरीदा था, 105 हो गया, 95 हो गया। यहाँ पर मैं करने से पहले जो स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं मार्केट को देखूंगा, सिनेरियो देखूंगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, देन वहाँ
वहाँ पर मेरे को 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। बाई चांस अगर मार्केट मेरे को नीचे जा रहा है, और नीचे जा भी सकता है, होपफुली मतलब इंसिडेंट हो भी सकता है, तो इसके लिए मैं इसको भी डाउन कर दिया। तो यहाँ पर जब हम करते हैं ना न्यूट्रलाइज गेम खेलते हैं, सो दैट हमारा मैक्सिमम लॉस जो है, अपना जो लॉस है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, और हम अपना जो प्रॉफिट है उसको एनहांस कर सकते हैं। सो सिनेरियो एनालिसिस is very helpful, that specifies this scenario analysis will specifies the shocks that might affect, जो shocks suddenly हो सकता है उसको हम सिनेरियो एनालिसिस करके ही हम थोड़ा गेस कर सकते हैं या अज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला सीन हो सकता है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दैट कंप्लीटली फिट्स फॉर दिस सेंटेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेडिट इवेंट्स दैट आर ISDA डिफाइंड क्रेडिट इवेंट्स इंक्लूड दैट इंक्लूड्स इवेंट्स, टिक द ऑड वन। सो यहाँ पर कुछ क्रेडिट इवेंट्स होता है। सो ये जो इवेंट्स है दैट इज ISDA डिफाइंस, यहाँ पर देखिए ABCDEFG है। सो इसमें से कौन सा एक है इवेंट जो कि इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, सो वो आपको पिक करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बैंक्रप्टी और ओब्लिगेशन एक्सेलरेशन, ओब्लिगेशन डिफॉल्ट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फेल्योर टू पे, रिपुडिएशंस और मोराटोनियम, रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्रेडिट इवेंट्स है हमें पता है कि दीज आर द इवेंट्स जो ISDA डिफाइंड क्रेडिट। सो आज पर द ISDA का मतलब इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। सो इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन कुछ क्रेडिट इवेंट को डिफाइन किया है और इसमें कुछ इवेंट्स को इंक्लूड किया गया है। सो इसमें से जो है बहुत सारा है, इसमें बहुत सारा है, इसमें से कौन सा वाला नहीं है वो देखिए। क्रेडिट इवेंट में आपका बैंक्रप्टी हो सकता है, ठीक है, और ओब्लिगेशन टू एक्सेलरेशन ये भी इंक्लूड है, ओब्लिगेशन डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट भी हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर एसेट अपना है मतलब जो भी हमारा ओवरड्यू है अगर पे नहीं हो रहा है, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू NPA, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो मोराटोनियम हम अभी देखें कि लास्ट हमारा जो है कोविड के लिए वजह से हमारा लोन दिया गया था, उसमें हम मोराटोनियम पीरियड जो RBI दिया था कि मोराटोनियम पीरियड को इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। और इसके साथ ही आपको पता है कि हमारा काम कितना बढ़ गया है ड्यू टू दिस रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। सो दैट कस्टमर जो है हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसलिए रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग करते जा रहे हैं, सो दैट वो जो है अपना NPA उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है आपका ABC और DFG ये सब आपका ISDA डिफाइंड क्रेडिट इवेंट में इंक्लूडेड है, और जो नहीं है दैट इज फेल्यूर टू पे। ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, ठीक है। और पिलर टू सुपरवाइजरी रिव्यू कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें से जो पॉइंट्स है, इसमें से जो भी पॉइंट्स है सब कुछ इंक्लूडेड है इन सुपरवाइजरी रिव्यू। सो आपको पता है कि जो भी सुपरवाइज ही करना चाहिए। सो इसके रिलेटेड कौन सा, फाइंड द ऑड वन। सो फर्स्ट वन है देखिए, इवेलुएट द रिस्क असेसमेंट। सो वी नीड टू इवेलुएट द रिस्क, कितना इन्वॉल्व है, कितना हमारा रिस्क यहाँ पर आता चाहिए ड्यू टू अनसर्टेनिटी, उसको भी हमें पहले इवेलुएट कर लेना चाहिए। दैट्स द मेन काम है हमारा सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ का। सो नेक्स्ट है एंश्योर, सो ये तो सही है। सो एंश्योर साउंडनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ बैंक्स इंटरनल प्रोसेस टू असेस द कैपिटल एडिक्वेसी। सो जब हम कैपिटल एडिक्वेसी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रिटी हो जाना चाहिए जब बैंक से इंटरनल प्रोसेस, सो ये भी इंक्लूड है। सो नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मैक्सिमम कैपिटल विथ PCA फॉर शॉर्टफॉल। PCA मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। अभी आपका कुछ टाइम पहले जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के लिए बहुत सारे बैंक को इसमें इंक्लूड किया गया था, और उसमें उनका जो एक्सपेंसेस है जैसे रिक्रूटमेंट वगैरह, और उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया गया था, ठीक है। सो एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मैक्सिमम कैपिटल विथ PCA, जब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आता है तो वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम कैपिटल फॉर शॉर्टफॉल, कोई भी अगर शॉर्टफॉल होता है सो वहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ द मैक्सिमम कैपिटल। सुनो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो है मैक्सिमम नहीं, यहाँ पर होना चाहिए आपका मिनिमम कैपिटल। तो जब भी PCA केस में हो जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मतलब आपका अप्लाई हो जाता है, वहाँ पर कुछ शॉर्टफॉल को फेस करने के लिए हमारे पास मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो है मैक्सिमम अगर होगा देन दिस इज द नॉट वन,
दिस वन इज द ऑड वन। नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला भी आपका इंक्लूडेड है। प्रेस्क्राइब डिफरेंट कैपिटल वेयर नेसेसरी, दैट इज वेयर द इंटरनल प्रोसेसेस आर स्लैक, ठीक। सो डिफरेंट कैपिटल जो भी है जहाँ पर भी नेसेसरी है वी शुड इम्पोज, राइट। और उसको भी हमें क्लैरिफाई भी कर लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। और ये जो सी पॉइंट है तभी इंक्लूड होगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट हमारे है जो मैक्सिमम कैपिटल नहीं, हमारे पास मिनिमम कैपिटल मेंटेन होना चाहिए टू फेस द शॉर्टफॉल ड्यूरिंग द पीसी, राइट। सो दिस इज द, ये तो ऑल ऑफ दिस नहीं, आपको पता चल गया कि सुपरवाइजरी रिव्यूज के अंदर हमारा कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। सो और कुछ क्वेश्चन है और उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वाला सेशन होपफुली आपको जो है थोड़ा यूजफुल लगा होगा, और स्पेशली पर्सनली इफ़ आई टॉक अबाउट मी, आई लाइक दिस सेशन, ठीक है। और मेरे को ये वाला सेशन बनने में मज़ा आ गया एंड 242 हो गया है, ठीक है। सो आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगा होगा एंड आप अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट दे दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपने जो फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल so that it will motivate me specially to bring some more and more useful contents for your preparation, right? So चलिए आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, और मिलते हैं फिर एक न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग। एंड अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं फॉर डिस्कशन, जहाँ पर कि हम एग्ज़ाम के टाइम में डिफरेंट क्विज आपका जो है ना प्रैक्टिस स्पीड क्विज जो होता है उसको हम कंडक्ट कराएंगे। सो वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शेयर भी करिए वाला सेशन को आपके फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट विल हैव ए बिग कम्युनिटी सुन, ठीक है। सो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट वही है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चलता ही रहेगा और ख्याल रखिए, हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। हम लोग साथ हैं और क्रैक कर ही लेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।